प्रिय छात्राध्यापकों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं? और जो भी वीडियो दिया जा रहा है उसको पढ़ करके और क्लास के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से जो भी जानकारियाँ दी जा रही हैं उससे कुछ अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे, ऐसी आशा एवं विश्वास। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आज हम लोग पिछले वीडियो में डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड विषय पर बात की गई थी। आज उसके बाद जो डेवलपमेंट स्टेज की तीसरी अवस्था है, एडोलेसेंस अर्थात किशोरावस्था, आज अपने इस वीडियो में हम लोग किशोरावस्था के संबंध में बात करेंगे। डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस अर्थात किशोरावस्था में के दौरान विकास किस प्रकार से होता है। तो इस सब की चीज़ों को देखने से पहले लोग यह जानेंगे कि किशोरावस्था है क्या, कब से कब तक की आयु को किशोरावस्था कहते हैं, किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो प्रमुख रूप से इस अवस्था में देखी जाती हैं, और इन विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए किस प्रकार से शिक्षक, माता पिता या समाज ऐसी आयु के बीच के बालकों एवं बालिकाओं या किशोर एवं किशोरियों के लिए किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था करे, जिससे उनका अधिक से अधिक वांछित दिशा एवं गति के अनुरूप शिक्षा दी जा सके। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर आज इस वीडियो में बात हम करेंगे, और जो भी समस्याएं हैं, जो विशेषताएं हैं, और जो भी एडोलेसेंस के दौरान विशेषताएं होती हैं, उन सब पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं किशोरावस्था क्या है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं बाल्यावस्था और शैशवावस्था और बाल्यावस्था, आज हम अपने इस वीडियो में किशोरावस्था के विषय में बात करेंगे। किशोरावस्था जन्म के पश्चात तीसरी अवस्था है, जो बाल्यावस्था की समाप्ति के उपरांत और प्रारंभ होती है तथा प्रौढ़ावस्था की प्रारंभ होने तक चलती है। तो किशोरावस्था के संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो किशोरावस्था, जैसे कि हमने बताया कि बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के अंतिम समय से प्रारंभ होकर के प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक चलती है, और इस आयु में बालकों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि अन्य अवस्था में सामान्यता नहीं देखे जाते। तो जैसे कि बहुत ही इसके जो भी भेद हैं, चाहे वो किसके कारण होते हैं, चाहे व्यक्तिगत भेद हों या जलवायु के कारण हों, यह इसके आधार पे इसमें कुछ अंतर होता है। परंतु अगर हम देखें तो 12 से 18 वर्ष की आयु को के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? एडोलेसेंस या किशोरावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में जो शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन,
ये व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से अगर देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था, ये जो दोनों अवस्थाएं हैं, इनके बीच का जो काल होता है उसे ही किशोरावस्था कहते हैं, या इसे हम संधिकाल भी कह सकते हैं। तो लेकिन संधिकाल होते हुए भी ये सबसे कठिन और समस्यात्मक अवस्था होती है। इस अवधि में बालक दोनों अवस्थाओं में रहता है, यानी बाल्यावस्था में और प्रौढ़ावस्था की शुरुआत या प्रारंभ होती है। तो ना तो उसे एक तरीके से बालक ही समझा जाता है और ना ही उसे प्रौढ़ समझा जाता है, बल्कि वह दोनों के बीच में रहता है। किशोरावस्था को अगर हम देखें तो अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस लैटिन भाषा के एडोसियर, क्या है, एडोसियर से बना है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या है, परिपक्वता की ओर बढ़ना, तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। इसके समाप्ति पर किशोरावस्था अर्थात जब 18 साल का हो जाता है तो पूरी तरीके से वह परिपक्व हो जाता है। किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने क्या कहा है, संघर्ष, तनाव, विरोध की अवस्था कहा। इस पर एक प्रश्न बनता है, कई बार परीक्षा में पूछा ही गया है कि किशोरावस्था तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। स्टैनले हॉल के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसी पे एक पूरा प्रश्न बन जाता है कि इसमें आपको क्या बताना है, कौन सी उसकी समस्याएं हैं किशोरावस्था की, किन समस्याओं से किशोर और किशोरियां ग्रसित होती हैं, और उन समस्याओं को देखते हुए उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ये सारी बातें इसमें आएंगी। तो कहने का अभिप्राय एक लाइन ही दे करके उसमें एक बड़ा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो संवेगात्मक उथल पुथल तथा तनाव की अवस्था होने के कारण, संवेगात्मक उथल पुथल तथा तनाव की अवस्था होने के कारण कुछ मनोवैज्ञानिक इसे समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं, प्रॉब्लम एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं किशोर और किशोरियों के सामने होती हैं। आगे हम लोग जब किशोरावस्था की समस्याएं पढ़ेंगे तो वहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो इसे समस्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है, और सारे मनोवैज्ञानिक ने इसे समस्यात्मक अवस्था भी कहा। शैक्षिक दृष्टि से भी किशोरावस्था काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस अवस्था तक बच्चों को जो ही बनना होता है वो बन जाते हैं, या उनकी दिशा एक निश्चित हो जाती है। अतः किशोरावस्था की विशेषताओं तथा इस अवस्था में शिक्षा के स्वरूप पर विचार करना शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के लिए या अध्ययनकर्ताओं के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो हम लोग इसको देखेंगे, किशोरावस्था की विशेषताएं, कौन कौन सी किशोरावस्था की विशेषताएं होती हैं जो बातें इसमें देखी जाती हैं। तो हम किस परिप्रेक्ष्य में इन विशेषताओं को देखेंगे, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और नैतिक, ये जो 5 एस्पेक्ट्स हैं, या ये जो 5 पक्ष हैं, इन पक्षों के संदर्भ में इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो पहला क्या है, शारीरिक विकास। पहला क्या है, शारीरिक विकास। इसमें किशोरावस्था में देखते हैं कि शारीरिक विकास की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है, जैसे शैशवावस्था में तीव्र गति से होता था, बाल्यावस्था में हमने बताया कि वहाँ पे स्थिरता आ जाती है, और यहाँ पे फिर वह मंदता आ जाती है, यहाँ पे आकर के फिर वह उसी रफ्तार को पकड़ लेता है लगभग। तो शारीरिक विकास की दृष्टि से देखें तो ये अवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस काल में किशोर और किशोरियाँ में कुछ ऐसे शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो यौवन आरंभ होने के लक्षण देते हैं। तो इस अवस्था में किशोरियाँ स्त्रीत्व को प्राप्त कर लेती हैं तथा किशोर पुरुषत्व को प्राप्त कर लेते हैं।
यानी उनमें स्त्रियोचित और पुरुषोचित के समान गुण उसमें विकसित हो जाते हैं और उस दृष्टि से वह परिपक्व हो जाते हैं और पुरुषत्व की ओर और स्त्रीत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। तो किशोरावस्था में भार तथा लंबाई में भी तीव्र वृद्धि होती है। शारीरिक ढांचे तथा मांसपेशियों में दृढ़ता आती है। जितना लंबाई होनी होती है किशोर और किशोरियों की, वह लगभग 18-19 वर्ष तक हो जाती है। किशोरों में दाढ़ी, मूछ, रोमावली दृष्टिगोचर होने लगती है, उसमें दाढ़ी आने लगती है, मूछ आने लगती है और ये बाल आते हैं और गुप्तांगों में भी बाल आना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये सारे लक्षण उनमें दिखाई देने लगते हैं, जिससे उनमें पुरुषत्व और स्त्रियोचित जो गुण हैं वो भी विकसित हो जाते हैं। किशोर और किशोरियाँ एक विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होने लगते हैं। लड़के लड़कियों को अपना मित्र फ्रेंड बनाना प्रारंभ करते हैं और लड़कियां लड़कों को अपना मित्र फ्रेंड बनाना प्रारंभ करते हैं। जो बाल्यावस्था में देखा जाता था कि समलिंगी प्रेम होता था, यहाँ पे आकर के विषमलिंगी प्रेम में बदल जाता है और यहाँ पे उनमें इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनमें स्त्रियोचित और पुरुषोचित गुण विकसित हो जाते हैं और उसके आधार पर परिपक्व भी हो जाते हैं। किशोरियों के वक्षस्थल विकसित होते हैं, उनके कूल्हे विकसित होने लगते हैं तथा मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है और वे अपने शरीर, रंग, रूप, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं। आकर्षक दिखने के लिए अपने वेशभूषा में सजावट करना, पहनाव ओढ़ाव में, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। किशोर स्वस्थ, सबल तथा उत्साही बनने का प्रयास करता है, जबकि किशोरियाँ अपनी आकृति को काफ़ी सुलभ और आकर्षण प्रदान करने की इच्छुक रहती है, वह उसको आकर्षक बनाना चाहती है। तो इस तरीके से ये शारीरिक विकास किशोर और किशोरियों में इस अवस्था में देखे जाते हैं। अब दूसरा है मानसिक विकास। मानसिक विकास क्या है? मेंटल डेवलपमेंट। अब किशोरावस्था में मानसिक योग्यताओं का ही विकास होता है। मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी हैं? जिसमें इमेजिनेशन हो गया, स्मृति हो गया, दिव्या स्वप्न की बहुलता हो गई, रीजनिंग हो गया, निर्णय हो गया, ये सारी मानसिक शक्तियाँ काफ़ी विकसित हो जाती हैं। इस अवधि में जो किशोर और किशोरियाँ होती हैं परस्पर उनकी जो मानसिक दशाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? विरोधी दशाएं होती हैं या ऐसी दिखने लगती हैं, विरोध करते हैं हर चीज़ में हो, किसी भी समाज का हो, घर परिवार में, उनमें विरोधी भावनाएं विकसित हो जाती हैं और मानसिक जिज्ञासा का विकास हो जाता है। वह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में काफ़ी रुचि लेने लगते हैं और उसको जानना, समझना, इस सब के लिए वो समाचार पत्र, दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से जानकारी भी इकट्ठा करते हैं। इस तरीके से उनका मानसिक विकास काफ़ी हो जाता है। फिर स्थिरता तथा समायोजन का भाव। अगली जो विशेषता है लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। तो किशोरावस्था में जो किशोर और किशोरियाँ उनकी मन स्थिति एक तरीके से फिर वही शैशवावस्था के समान हो जाती है। जैसे वहाँ पे था बालक में स्थिरता नहीं रहती है, तो वैसे यहाँ पे भी आकर के वह अस्थिर हो जाता है। इसका कारण क्या है? बाल्यावस्था में जो आई स्थिरता समाप्त होने लगती है, किशोर और किशोरियाँ पुनः एक शिशु के समान अस्थिर बालक बन जाते हैं या अस्थिर मन वाले हो जाते हैं। इसलिए किशोरावस्था को अगर हम देखें तो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते थे वो सारे लक्षण यहाँ पे आके बच्चों में दिखाई देने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति ही क्या है? किशोरावस्था। और इस अवस्था में व्यवहार में इतनी तेजी से परिवर्तन आता है, क्योंकि स्थिरता होती नहीं है, इसलिए व्यवहार में इतनी तीव्र परिवर्तन होते हैं कि किशोर और किशोरियों का व्यवहार काफ़ी उद्विग्न या उद्दंड हो जाता है तथा उनके विचार क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होते रहते, कभी भी स्थिरता उनमें नहीं पाई जाती।
और परिणामतः वह अन्य व्यक्तियों तथा वातावरण के साथ समायोजन करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इसका कारण यह होता है कि वह अपने समायोजन परिवार समाज में क्या एडजस्टमेंट करने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो इस अवस्था में बच्चों में या बालकों में स्थिरता का भाव होता है और समायोजन का भाव, स्थिरता और समायोजन दोनों का भाव होता है। बच्चे अस्थिर होते हैं और अस्थिर होते हैं, इसके कारण उनमें समायोजन का भाव पाया जाता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, स्थिरता और समायोजन। जहाँ स्थिरता होगी वहाँ समायोजन होगा, जहाँ अस्थिरता होगी वहाँ समायोजन होगा, या वहाँ पे समायोजन नहीं। तो इस दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि जो किशोर अवस्था है इसमें स्थिरता के साथ साथ असमायोजन जैसी बातें भी देखी जाती हैं। अब अगला है व्यवहार में भिन्नताएं। व्यवहार में भिन्नताएं क्या है? क्योंकि हमने ऊपर देखा कि उसका जो मन स्थिति है कैसे है, स्थिर नहीं रहती, क्षण प्रति क्षण बदलता रहता है। तो जब मन स्थिति बदलती रहती है तो उसी के अनुसार उसका व्यवहार भी परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। तो ये संवेग व्यवहार में भिन्नताएं। तो जब परिवर्तन होगा तो इसमें भिन्नता निश्चित रूप से देखी जाएगी। किशोर और किशोरियों में संवेगों की प्रबलता होती है। इसकी प्रबलता होती है, संवेगों की प्रबलता होती है। बहुत सारे संवेग विकसित हो जाते हैं यहाँ पे आकर के, और संवेगात्मक आवेश में वे कभी कभी इसीलिए असंभव और असाधारण लगने वाले कार्यों को भी कर डालते हैं। ठीक है, अभिन्न भिन्न अवसरों पर उनके व्यवहार भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न भिन्न होते हैं? क्योंकि उनमें स्थिरता का भाव देखा जाता है। भिन्न भिन्न अवसरों पर उनके व्यवहार भी अलग अलग होते हैं। वह कभी बहुत उत्साही हो जाते हैं, उत्साह से युक्त हो जाते हैं, परंतु कभी बिल्कुल हतोत्साहित हो जाते हैं। कभी अत्यंत क्रियाशील होते हैं, कभी अत्यंत काहिल से दिखाई देने लगते हैं। इस तरीके से उनके व्यवहार में काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। उनका व्यवहार कभी भी स्थिर नहीं रहता बल्कि बदलता रहता है। समझ में आई बात? क्या कहता रहता है? बदलता रहता है, स्थिर नहीं बल्कि वह चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो व्यवहार में भिन्नताएं। अगली जो विशेषता है वो क्या है? घनिष्ठ मित्रता। इस अवस्था में किशोर और किशोरियां घनिष्ठ मित्रता या उनके मित्र घनिष्ठ होते हैं। लेकिन वो घनिष्ठ मित्र कौन होते हैं? विपरीत लिंगी होते हैं। तो किशोरावस्था में किशोर और किशोरियां काफ़ी घनिष्ठ मित्र भी बनाते हैं, और किसी भी समूह के सदस्य होते हैं, और इसी समूह के केवल दो व्यक्तियों से ही घनिष्ठ संबंध रखता है, जो उसके परम मित्र होते हैं। इन घनिष्ठ मित्रों से वह अपनी व्यक्तिगत जो भी समस्याएं हैं उन सब की चर्चा करता है और उनको समय समय पर परामर्श भी देता है और लेता है। अब अगली जो विशेषताएं हैं, रुचियों में परिवर्तन तथा अस्थायित्व। अब यहाँ पे देखिए, किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में अगर हम देखें तो जो किशोर और किशोरियों की रुचियां हैं वह काफ़ी परिवर्तित होती रहती हैं, परिवर्तन होता रहता है। परंतु बाद के वर्षों में, कुछ वर्षों के पश्चात उनमें उनकी रुचियों में अस्थायित्व आने लगता है, स्थिरता आने लगती है। किशोर तथा किशोरियों की रुचियों में कुछ समानताएं भी होती हैं, जैसे कुछ भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। पत्र पत्रिकाएं, कहानियां, नाटक आदि पढ़ना, रेडियो, सूचना, सिनेमा, दूरदर्शन आदि के कार्यक्रम देखना, शरीर को आकर्षक बनाने के लिए अलंकृत करना, विषमलिंगी की ओर आकर्षित होना। विषमलिंगी मतलब जैसे लड़का है तो लड़की की तरफ, लड़की है तो लड़के की तरफ होना था। किशोर और किशोरियों की रुचियां होती हैं, उनकी अलग अलग किशोर और किशोरियां क्या होती हैं? रुचियां होती हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो किशोरावस्था में किशोर जो होते हैं वो खेल कूद, घर के बाहर घूमना फिरना में काफ़ी रुचि लेते हैं, जबकि किशोरियाँ क्या करती हैं? वे कढ़ाई बुनाई, है ना, ये सारे कार्य करती हैं। नेत्र संगीत या घरेलू कार्यों में उनकी काफ़ी रुचि होती है। तो इस तरीके से रुचियों में परिवर्तन भी होता है, साथ ही साथ स्थायित्व भी आ जाता है।
अगला है आपका काम शक्ति की परिपक्वता, मैच्योरिटी ऑफ सेक्स इंस्टिंक्ट। ये क्या है? अब किशोरावस्था की संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण किशोरावस्था की संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता काम इंद्रियों की परिपक्वता तथा काम प्रवृत्ति की क्रियाशीलता है। शारीरिक वृद्धि से किशोर तथा किशोरियां काम संबंध स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं, अर्थात शारीरिक दृष्टि से किशोर और किशोरियां संतान पैदा करने के योग्य हो जाते हैं। शैशवावस्था का जो दबा हुआ यौन होता है, जो आवेग होता है, वह यहाँ पे आकर के वह पुनः जागृत हो जाता है, पुनः वह वैसे प्रक्रियाएं होने लगती हैं। किशोर और किशोरियों में तथा किशोरों में विशेष रुचि होती है, यानी विपरीत लिंग के प्रति उनका प्रेम स्नेह ज़्यादा होता है। किशोर किशोरियों की मित्रता हुई होती है, उनके परस्पर मिलने जुलने, बातचीत करने, घूमने जैसे क्रियाकलापों में वह स्पष्ट रूप से उनका व्यवहार देखा जाता है। तो इस तरीके से जो बाल्यावस्था में किशोर का और बालकों का जो काम शक्ति है सुसुप्तावस्था में थी, यहाँ पे आकर के वह पुनः जागृत हो जाती है और ये सारी क्रियाएं वे करना प्रारंभ कर लेते हैं। तो इस तरीके से काम शक्ति की परिपक्वता इस अवस्था में देखी जाती है, अर्थात वे काम शक्ति या काम क्रिया करने के लिए परिपक्व हो जाते हैं और संतानोत्पत्ति करने के योग्य भी हो जाते हैं। तो अगली जो विशेषता है वह है समूह को महत्व। क्योंकि हमने इसमें बताया था कि बच्चे जो होते हैं घर से बाहर स्कूल विद्यालय समाज में जाते हैं, तो जो विभिन्न सामाजिक गतिविधियाँ हैं या स्कूल में भी जो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ वो एक समूह बनाते हैं, जिसको समूह कभी एक बच्चे को खेलते नहीं देखे होंगे, वह हमेशा 2-4 के समूह में ही खेलते हैं। तो इस तरीके से उनमें समूह को काफ़ी महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप। किशोर किशोरियाँ अपने समूह अथवा संगी साथियों को अपने परिवार अध्यापक तथा विद्यालय से अधिक महत्व देते हैं। उनके अधिकांश कार्य तथा व्यवहार समूह से प्रभावित होता है। जो उनके कार्य होते हैं वो कहीं न कहीं समूह से प्रभावित होते हैं और समूह में वह समूह के दृष्टिकोणों को अधिक अच्छा समझते हैं तथा उनके अनुरूप ही अपने व्यवहारों, आदतों, रुचियों तथा इच्छाओं आदि में परिवर्तन लाते हैं। इस तरीके से समूह को महत्व देते हैं ईसाई में बच्चे। अगला फिर है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे स्वतंत्र होकर के पढ़ना, खेलना, घूमना फिरना, हर चीज में स्वतंत्रता चाहते हैं। अपने से बड़े माता पिता हों, चाहे गुरुजन हो या परिवार के अन्य सदस्य हों, उनकी टीपा टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि स्वतंत्र रूप से कुछ कार्य करना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसी अवस्था में उनके मनोभावों को भी नहीं दबाना चाहिए, है ना। वास्तव में किशोर किशोरियां प्राणों को अपने मार्ग का बाधा समझती हैं, अतः उनके क्या हुआ स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिवोल्ट। किशोरावस्था में जो स्वतंत्रता की भावना होती है वो काफ़ी प्रबल होती है। किशोर किशोरियां अपने से बड़ों के आदेशों, परिवार व समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों तथा अन्य विश्वासों को सहज रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। वह अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, बिना तर्क के वह किसी की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। यदि उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह विद्रोह भी करने का प्रयास करने लगते हैं।
वास्तव में किशोर किशोरियां प्रौढ़ों को अपने मार्ग की सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वे उनको स्वतंत्रता में बाधक होते हैं, उनकी स्वतंत्रता के लिए घातक है। इसलिए वे अपने मार्ग में एक तरीके से प्रौढ़ों को बाधा समझते हैं। उनके विचार में प्रौढ़ व्यक्ति उनकी स्वतंत्रता का हनन करने का प्रयास करते हैं। जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? उनकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, ऐसी मान्यता है। और शिक्षा शास्त्रियों ने अनुसंधान के द्वारा भी ये सारी चीजें पाई। तो स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना भी देखी जाती है इस अवस्था में बालकों, किशोर और किशोरियों में। समाज सेवा की भावना, अब यहाँ पे आई समाज सेवा की भावना, फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस। किशोरावस्था में समाज सेवा की भावनाएं काफी प्रबल होती हैं, काफी मजबूत होती हैं। किशोर दूसरे व्यक्तियों का उपचार करना चाहते हैं, उन्हें उनमें त्याग तथा बलिदान की भावना प्रबल होती है। देश, समाज अथवा मित्र मंडली के लिए किशोर किशोरियां अपने प्राणों की बाजी लगाने पर तक के लिए तत्पर हो जाते हैं और वह संपूर्ण जीवन जाति के प्रेम व हित भाव से ओतप्रोत रहते हैं और वह बुराइयों को दूर करके एक आदर्श समाज की स्थापना में अपना पारस्परिक सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना चाहते हैं। तो इस तरीके से समाज सेवा की भावना भी किशोर और किशोरियों में विकसित हो जाती है। हमने जो बातें बताई वो सारी बातें इनमें देखी जाती हैं, वैसे करना भी चाहते हैं। वैसा करने से अगर रोका जाता है तो बच्चे विद्रोह भी करते हैं। तो समाज सेवा की भावनाएं इस चीज में देखी जाती हैं। फिर ईश्वर तथा धर्म में विश्वास। ईश्वर तथा धर्म विश्वास क्या? अब चूंकि हमने यहाँ देखा था कि उनमें वीर पूजा की भावनाएं होती हैं, इसमें इष्ट पूजा की संभावनाएं होती हैं, तो उसी के क्रम में वे ईश्वर तथा धर्म में काफी विश्वास रखते हैं। किशोरावस्था में धार्मिक भावना का उदय होता है। किशोरावस्था में धार्मिक भावना का उदय होता है। किशोर तथा किशोरियां किसी न किसी ईश्वर को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं। इससे लगता है कि वे धर्म विश्वास करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर में जाने लगते हैं। उनमें सभी धर्मों का समान भाव से आदर करने की भावना पैदा की जाती है। इस तरीके से जो अगली विशेषता है वह है ईश्वर तथा धर्म में विश्वास। ईश्वर और धर्म में विश्वास, तरह से उनमें ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं और सारे बच्चे को 10 वर्ष से ही पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। वीर पूजा की भावना, अगली जो विशेषता है क्या है? वीर पूजा की भावना, फीलिंग ऑफ हीरो वर्शिप। किशोरावस्था में एक वीर की पूजा, वीर पूजा की भावना तो हमने पढ़ ली। अच्छा, हाँ, किशोरावस्था में वीर पूजा की प्रवृत्ति भी काफी देखी जाती है, आदत भी देखी जाती है। जैसे इतिहास, साहित्य, वास्तविक जीवन के नायक नायिकाओं, महापुरुषों, नेताओं अथवा वीरों के आदर्श गुणों से प्रभावित होकर के वह उनके प्रति श्रद्धा तथा भक्तिभाव रखते हैं तथा उनके आदर्शों के अनुयायी लेकर उनकी पूजा करने लगते हैं। इसलिए बाल्यावस्था को वीर पूजा की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक, वीर पूजा की भावनाएं भी इनमें देखी जाती हैं जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं। फिर स्वाभिमान की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। बच्चों में स्वाभिमान की भावना भी शामिल देखी जाती है। बच्चे सोचते हैं कि बड़े लोग भी हमें रिस्पेक्ट दें, हमारा आदर करें, हमारा मान सम्मान करें, तो इसलिए उनमें ये सारी भावनाएं भी देखी जाती हैं। स्वाभिमान की भावना भी उनके अंदर देखी जाती है। किशोर किशोरियों में स्वाभिमान, आत्मगौरव काफी प्रबल हो जाता है। वह छोटी छोटी बातों में घर से भागकर स्वतंत्र व आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। अपराध प्रवृत्ति का विकास, इच्छाओं में बाधा, इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा,
स्वाभिमान की भावना हम लोगों ने देख ही लिया, तो घर से भाग करके वो आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर देते हैं। आशा यह है कि अब है अपराध प्रवृत्ति का विकास। अपराध प्रवृत्ति का विकास क्या है? अपराध प्रवृत्ति का विकास में इच्छा पूर्ति हुआ, जो भी अनैतिक कार्य है, जो सही गलत है, उनमें उनको रोका जाता है। तो जब वो रोका जाता है तो अपने इस रोक को अपनी इच्छा में बाधा समझते हैं। बाधा समझने के कारण जो बच्चों में है वो निराशा की भावना, कुंठा की भावना और स्वाभिमान की भावना, ये सब अपने आप परिलक्षित होने लगती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि स्वाभिमान की भावना होती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास भी इसी आय में होता है। जितने भी आतंकवादी होते हैं, जितने भी आपके टेलर होते हैं, ये सब जन्मजात होते हैं। ये सब उस चीज को लेकर के पैदा होते हैं। अर्थात अगर उनकी प्रेम का भाव होता है, नवीन अनुभव की ललक के कारण किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति की भावना बीच बीच में विकसित हो जाती है। वास्तव में किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का एक बहुत ही नाजुक समय होता है। अतः किशोरावस्था राजधानियों से तो इसमें किशोरावस्था में अपराध की प्रवृत्ति देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे अपराधी बालक भी बन जाते हैं। उनका जीवन प्रायः किशोरावस्था की विषम परिस्थितियों के स्वरूप उत्पन्न होता है, कभी उत्पन्न नहीं होता है। तो इसमें आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं। फिर व्यवसाय की चिंता, ये देखो सबसे बड़ी बात है व्यवसाय की चिंता। जब बच्चा 18 से 19 साल का हो जाता है तो उसमें अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको किसी न किसी पैसे की जरूरत होती है। और पैसे की जरूरत कब मिलेगी? जब वो कहीं काम करेगा। तो इसलिए वह व्यवसाय की चिंता में लगा रहता है। किशोरावस्था में किशोर अपने भावी व्यवसाय के संबंध में चिंतित रहते हैं, जैसा कि उनमें प्रवेश पाने तथा उसमें उन्नति जैसी बातें की किशोरों में प्रायः अधिक चर्चा होती है। अपनी पसंद के व्यवसाय के अनुरूप ही किशोर पाठ्य विषयों का चयन करते हैं। यानी जो उनके पसंद है, जो उनकी रुचि है, उसके अनुसार ही वह पाठ्य कंटेंट का चुनाव करते हैं। इस तरीके से व्यवसाय की चिंता होती है। अब किशोरावस्था की उपरोक्त वर्णित जो भी हमने विकासात्मक विशेषताओं का विवेचन किया है, किशोरावस्था नवीन जीवनियों तो इस तरीके से उच्चतर तथा उच्चतर विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। मनोवैज्ञानिक द्वैविगी हंट ने किशोरावस्था की विशेषताओं के संबंध में कहा है कि किशोरावस्था की विशेष परिस्थितियां सामाजिक एवं सार्वभौमिक होती हैं, जो कि रात इसको नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा 14-15 विशेषताएं जो एडोलेसेंस की हैं, खास करके हमने इसको देखा कि क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं, क्या मानसिक परिवर्तन होते हैं, क्या संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। तो इन सब की चीज़ों का हमने अभी अवलोकन आपके समक्ष किया। तो इस तरीके से आपका ये किशोरावस्था में किस तरीके से कौन कौन सी विशेषताएं पूरा आपके सामने रखा। आशा करते हैं कि आपको अच्छा आया होगा। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इससे और ऐसे लोग जो दूर दराज में बैठे हैं, जिनको यहाँ शिक्षण कार्य नहीं हो पा रहा है, वे बच्चे इनसे भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं किशोरावस्था में शिक्षा, है ना, एजुकेशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। किशोरावस्था में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से करनी है, इस पर हम लोग बात करेंगे।
कैसे बने, क्या करें। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था की कौन सी विशेषताएं हैं प्रमुख जो इनमें बच्चों में देखी जाती हैं। अब इन विशेषताओं के आधार पर कैसे उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे जो उनकी उसमें समस्याएं दिखी या इनकी जो विशेषताएं उनके अनुरूप उनको शिक्षा प्रदान की जा सके, जिससे बच्चे उसमें आनंदित हों, प्रसन्न हों। तो किशोरावस्था जैसा कि जीवन का पहले भी हमने चर्चा कर चुके हैं कि जीवन का सर्वाधिक कठिन किंतु महत्वपूर्ण तथा नाजुक समय होता है। इस काल में किशोर किशोरियों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक दृष्टि से क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि इस अवस्था में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा तो किशोरों के द्वारा वांछित दिशा में प्रगति करने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। किशोरों के भावी जीवन के निर्माण की दृष्टि से माता पिता, अध्यापक तथा समाज का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपनी अवस्था में वह इस अवस्था में उनके लिए उपयुक्त एवं सुनिश्चित शिक्षा की व्यवस्था करें। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कुछ निम्नानुसार है जो अभी हम आप लोगों के समक्ष रखते हैं। पहला है शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। हमने वहाँ पे देखा फिजिकल डेवलपमेंट में कि बच्चे का शारीरिक विकास काफी तीव्र गति से होता है। तो तीव्र गति से होने के कारण उनमें बहुत सारी एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में अनेक महत्वपूर्ण तथा क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए शरीर को स्वस्थ, सबल एवं सुडौल बनाने के लिए काफी ध्यान देने चाहिए। किशोरावस्था में स्वस्थ परिवेश, पौष्टिक भोजन, है ना, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक व्यायाम तथा खेलकूद आदि की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, है ना, जिससे उनका शारीरिक विकास काफी अच्छा हो सके, उनको पौष्टिक भोजन मिले, संतुलित भोजन मिले, क्योंकि एनर्जी की बहुत सारी उनको आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए उनको कम से कम 2 या 3 बार तो किशोरावस्था में स्वस्थ परिवेश, पौष्टिक भोजन, स्वस्थ शिक्षा, शारीरिक व्यायाम तथा खेलकूद आदि की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है। तो दूसरा है मानसिक विकास के लिए शिक्षा। ये तो शारीरिक विकास के लिए शिक्षा होगी। अब दूसरा है मानसिक विकास के लिए शिक्षा। मानसिक विकास के लिए शिक्षा देते समय यह ध्यान देना है कि किशोरावस्था में मानसिक शक्तियां का एक तरीके से सर्वोत्तम व सर्वांगीण विकास करने के लिए यह उचित ही होगा कि शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। किशोरावस्था की मानसिक क्षमता, निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, विनय चिंतनशील, विनम्र और जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलों के एजुकेशनल टूर के लिए, भ्रमण के लिए भी जाना चाहिए या उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। पुस्तकालय हो गया, वाचनालय हो गया, प्रयोगशाला हो गया, पर्यटन हो गया, वाद विवाद प्रतियोगिता हो गया, साहित्यिक गोष्ठियाँ हो गई, जैसी संगीत, चित्रकला आदि के द्वारा किशोरों के सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से मानसिक विकास के लिए भी शिक्षा इस अवस्था में दी जानी चाहिए। फिर संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में संवेगात्मक जीवन काफी उथल भरा हुआ होता है। किशोर अनेक संवेगों के कारण संघर्ष करता है। उसको यह नहीं समझ पाता है कि ये हमारे शरीर में क्या हो रहा है, ये कैसी बीमारी है। तो इस सब के कारण वो काफ़ी दुखी भी रहता है, काफ़ी उससे दूर भी रहता है। इस तरह से शिक्षा के द्वारा निकृष्ट व दुखद संवेगों को दबाने तथा मार्गांतरीकरण करने का तथा उत्तम संवेगों का विकास करने पर बल
बल दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास के द्वारा, शिक्षा के द्वारा निकृष्ट और जो दुखद संवेग है उसको दबाना चाहिए और उसके मार्गांतरीकरण, उसका मार्ग परिवर्तन करने के लिए उन्हें उत्तम संवेगों के विकास के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। कला हो गया, साहित्य हो गया, संगीत हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा संवेगों का विकास किया जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात जो है कहानी के माध्यम से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी आदर्श बातें उनको सिखाई जाएं कि वह अपनी जो भी समस्याएं हैं उस समाधान को स्वयं कर सकें, बिना किसी के लाग लपेट के, बिना किसी के संरक्षण। इस तरीके से हम देखते हैं कि कितना हो गया, 30 और 10 मिनट का। तो संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। फिर अगला है सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। क्योंकि यहाँ पे किशोर और किशोरियाँ बहुत सारे समूह होते हैं, बहुत सारे मित्र होते हैं, समकक्षी भी होते हैं, विषमकक्षी भी होते हैं, किशोर भी होते हैं, किशोरियाँ भी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सामाजिक विकास के लिए शिक्षा देते समय विद्यालय में ऐसे समूहों का गठन किया जाना चाहिए जिनकी सदस्यता ग्रहण करके किशोर अपना सामाजिक विकास कर सकें। सामूहिक क्रियाएं हो गई, सामूहिक खेल कूद हो गए, स्काउट गाइड हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए आदि किशोरों में उन्नत सामाजिक व्यवहार तथा सामाजिक वातावरण की दिशा में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि शिक्षा की व्यवस्था जैसे शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, धार्मिक तथा नैतिक विकास के लिए शिक्षा। अब हम लोग इस पे आते हैं, धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा के लिए एजुकेशन फॉर रिलीजियस एंड मॉरल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में चूंकि निरंतर विरोधी बातें उठती हैं, वह उचित अनुचित का निर्धारण नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण परिवार तथा विद्यालय में किशोरों को धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए और अभिभावकों तथा अध्यापकों के द्वारा उत्तम आदर्श व्यवहार आचरण प्रस्तुत करके किशोरों के नैतिक जीवन का प्रारंभ कर देना चाहिए। तो ये सारी चीजें व्यवस्था की जानी चाहिए। धार्मिक तथा नैतिक विकास पर बल, ये बातें होंगी। अब अगला है व्यक्तिगत विभेदों के अनुरूप शिक्षा। बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट। व्यक्तिगत विभेद, इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं एक बच्चे का दूसरे बच्चे में, चाहे वो सगे भाई बहन हो, चाहे कोई ट्विंस भी क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्नताएं उनकी निश्चित रूप से खड़ी हो। ठीक, तो इस तरीके से व्यक्तिगत विभेदों के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए और किशोरों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं तथा आवश्यकताएं शैक्षिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। उनकी शिक्षा की इस प्रकार से व्यवस्था की जानी चाहिए कि सभी किशोर और किशोरियों को अपने अत्यधिक कहाँ बता रहे थे, व्यक्तिगत विभेदों के लिए शिक्षा पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो विद्यालय हो, शैक्षिक संस्थान हो तथा व्यावसायिक निर्देशन योग्यताओं के अनुरूप शिक्षा मिल सके। विद्यालयों में शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वह अपनी रुचियों, आवश्यकताओं, परिस्थितियों के अनुरूप पाठ्यक्रम तथा व्यवसाय का चयन कर सकें और बालक तथा बालिकाओं की रुचियों तथा भावी आवश्यकताओं में अंतर होने के कारण उनके पाठ्यक्रमों में भी भिन्नताएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जो पाठ्यक्रम 10 साल पहले चला, 5 साल पहले चला, वो आज के लिए ही प्रासंगिक है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि समय परिवर्तनशील है, हर चीज़ घटता बढ़ता रहता है। तो इसलिए वहाँ पे इसका रीडिंग चलिए। अब व्यक्तिगत विभेदों के अनुरूप शिक्षा हो गया। बहु यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन क्या है?
किशोरों किशोरियों में चूंकि अधिकांश समस्याओं का संबंध उनकी काम प्रवृत्ति से होता है, जितनी भी समस्याएं होती हैं सब में कहीं न कहीं काम प्रवृत्ति होती है। तो भारतीय परिवारों में काम को एक तरीके से वर्जित विषय माना जाता है सेक्स को। इसके संबंध में बात करने में वे लज्जा संकोच का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि भारतीय परिवेश में किशोरों किशोरियों की यौन शिक्षा पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। यह अत्यंत अनुचित है कि भारतीय परिवेश में किशोर किशोरियों के लिए ये ध्यान देना चाहिए। अतः यह अत्यंत अनुचित है कि विषय की अज्ञानता व अनभिज्ञता का प्रायः किशोर किशोरियों पर घातक प्रभाव पड़ता है। वास्तव में किशोरावस्था के दौरान उन्हें मर्यादित यौन शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है, जिससे उनकी काम प्रवृत्ति को उचित दिशा में प्रवृत्त किया जा सके, उचित दिशा में उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से हमें यौन शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग। चूँकि किशोरावस्था में उनकी समस्याएं कुछ नई प्रकार से, कुछ अलग प्रकार से, जो जिसमें शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सब कुछ आता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रेम का भाव नवीन अनुभवों की तरह आदि के कारण किशोरावस्था के उपरांत प्रवृत्ति जो होती है वो भक्तकालीन की होती है। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बताइए, कमेंट करिए, कमेंट में बताइए। जो कमी बेसी लगे, अच्छा लगे तो अच्छा करिए, खराब लगे तो खराब लगे। आप लोग तो वीडियो देखते नहीं, सारी मेहनत पानी में जाती। देखा करिए, इतनी मेहनत से हम लोग रात में जग जग करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। नेटवर्क नहीं रहता, रिचार्ज करते हैं, मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है, मोबाइल चार्ज नहीं रहता, स्विच ऑफ हो जाता है, फिर भी हम लोग आप लोगों की इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो जाग जाग की वीडियो बनाते हैं, घूम घूम के आप लोग पढ़ाते हैं जिससे नेटवर्क सही है। तो कम से कम वीडियो को देख लिया करिए, है ना। तो आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग कम से कम वीडियो देखें, तो कुछ बातें आपको जरूर सुनने में समझने में कुछ मदद तो मिलेगी। तो ऐसी विश्वास है, आशा भी है, इसलिए वीडियो जरूर देखा करिए, और अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने मेन बात। हम लोग देख रहे थे कि किशोरावस्था में किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो हमने देखा कि धार्मिक नैतिक शिक्षा दी जाए, उनको पैतृक विरोधों के अनुरूप शिक्षा दी जाए, यौन शिक्षा दी जाए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग मतलब क्या है। यूज ए प्रॉपर टीचिंग मेथड। किशोरावस्था में निरीक्षण, परीक्षण, तर्क, चिंतन करने की प्रवृत्ति काफी अधिक होती है, काफी प्रबल होती है। किशोरों किशोरियों की शिक्षा प्रारंभ करते समय ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाए जिससे वह संतुष्ट हो सके तथा उनकी विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास भी हो सके। ठीक है, तो अगर है तो थोड़ा सा करिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग। फिर अगला, किशोर के प्रति वयस्क जैसा व्यवहार। किशोर चाहते हैं, हमने पहले ही बता दिया कि वे चाहते हैं कि हम किशोर हैं तो कोई भी हमारे साथ बड़े व्यक्ति के समान हमारे साथ ट्रीट करे, तो उसको देखा जाए। तो इसके आधार पे अगर हम देखें तो किशोर के प्रति वयस्क जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्हें स्थिति पाने की काफ़ी तीव्र इच्छा होती है,
उन्हें बालक समझ करके उनके प्रति बालक जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि वयस्क जैसा व्यवहार करना चाहिए। ना उससे नियंत्रण है वो नहीं रखना चाहिए, बंधनों में नहीं बांधना चाहिए। किशोरों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य देना चाहिए और कार्य दे करके उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। वो जैसे करना चाहें वैसे वो कर सकते हैं। तो ये सब कंडीशंस अगर हटा दी जाएं, ये सारी परिस्थितियां अगर हटा दी जाएं, तो निश्चित रूप से कुछ और समय आप लोगों को दिया जा सकता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं किशोरों के प्रति वैसे जैसा व्यवहार करना चाहिए। किशोरावस्था बालक के भावी जीवन के निर्माण की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। अतः अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को किशोरावस्था जीवन के पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आपका बच्चों के लिए शिक्षा दी जा सकती है, किशोरों की शिक्षा दी जा सकती है, जिससे वे अपना सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास कर सके। लेकिन कुछ बातें तो ऐसी हैं जो कष्ट भी देती हैं। आपके इस क्षेत्र भाइयों में हमने देखा बहुत सारे लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया। लाइन में जितने लोग आ रहे हैं सबके सब पॉजिटिव। तो हम ये कह रहे थे कि आप हमारे पास बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा आज कि किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था बालकों के किशोरावस्था में की जानी चाहिए और किशोरावस्था की कौन कौन सी समस्याएं हैं, इस पर भी हमने बात किया। अब इसके आगे अगली वीडियो में हम लोग देखिए क्या पढ़ते हैं, वो तो फिलहाल हम आपको टॉपिक भेज देंगे। तो इसमें भी अगर किसी कोई प्रश्न हो सकता है तो प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न तो बहुत बड़ा है, नहीं गिर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो इसकी गतिविधियों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि किशोरावस्था में शिक्षा का काफ़ी योगदान है और यह लगभग 12 वर्ष से शुरू होकर के 18 वर्ष तक चलती है। इसलिए इस अवस्था के दौरान कहीं अनावश्यक बाहर निकलना, बाहर घूमना जैसी ये सारी चीज़ें नहीं करना है और भी देख लेना चाहिए लगाते समय की क्या ऐसी स्थिति आ रही कि नहीं आ रही है तो उसको कैंसिल कर दीजिए, नहीं आ रही तो उसको कर दीजिए। तो इसके आधार पर हमने देखा कि कैसे बालक एक दूसरे के रंग तो ऐसी स्थिति रहेगी तो हम लोग फिर वीडियो कैसे बना पाएंगे। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग वीडियो बनाने में। तो चलिए आज की बात हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब अगले टर्न पे बात होगी दूसरे उसके। तो अब इसी सब शब्दों के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं और ऐसे ही अपना प्यार स्नेह बनाए रखिए और वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नहीं आता तो 100 बार पूछ सकती है ना। तो ठीक है, आप तो लट लेके बैठिए हैं, उससे कोई दिक्कत की बात है नहीं हो सकती है। तो हमने कौन कौन सी विशेषता अभी तक देखा? शारीरिक विकास की शिक्षा, मानसिक विकास की शिक्षा, संवेगात्मक विकास की शिक्षा, ये 3 हमको मिल गए। फिर अगला है आपका धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के लिए विभिन्न भेदों के आधार पर शिक्षा, यौन शिक्षा, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, किशोरों के प्रति वयस्क जैसा व्यवहार, ये सारी बातें जरूर होनी चाहिए जिससे कि उनमें स्वस्थ माहौल विकसित हो सके, स्वस्थ वातावरण का विकास हो सके। तो अभी की जो स्थिति है इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह इसका बालक हो सकता है। तो फिलहाल सब बहुत कोशिश के बावजूद भी उसको नहीं बचा सके और जिसके कारण स्वयं वो सारे लोग क्वारंटीन हो गए। अब ठीक है, तो आज हम लोग बातें यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत
शुभकामनाएं अच्छे से पढ़ाई करने की। इसी के साथ हम लोग अब एक दूसरे से जुदा होते हैं। नमस्कार।